पॉइंट ये है कि ये कॉपी पेस्ट कौन किसको कर रहा है नहीं पता। इससे पहले किसी ने कुछ छोटा ऐलान किया था, उससे बड़ा हो गया। यूपी में, एमपी में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट्स में समय समय पर जो इलेक्शन होते रहे उनमें अपने अपने तरीके से ऑफर दिए जाते रहे हैं, और इस बार कांग्रेस ने अपने तरीके से दे दिए और बीजेपी ने अपने तरीके से। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर आपका रिएक्शन? देखिए गौरव जी, सत श्री अकाल। और देखिए, आपने देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का, मैं कहूंगा जो मैनिफेस्टो कहिए, संकल्प पत्र कहिए, उसमें कहीं भी आप 10 साल से सत्ता में हो, आपने सत्ता में रहते हुए क्यों नहीं पक्की नौकरी दी? आपने सत्ता में रहते हुए क्यों नहीं 500 रुपए का सिलेंडर दिया? आपने क्यों नहीं किसानों को एमएसपी की बजाय लाठियां और गोलियां दी? आपने 2 साल तक बॉर्डर पर बैठाए रखा। तो मैं समझता हूं जो इसका भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो टोटली ढकोसला है, क्योंकि वो 10 साल से सत्ता में होते हुए कुछ भी नहीं कर पाए। हर वर्ग को इन्होंने प्रताड़ित किया है, चाहे हम बात सरपंचों की करें, किसानों की, कर्मचारी की। जय जवान जय किसान और पहलवान के नाम पे हरियाणा जाना जाता है, और आपने महिला पहलवानों के साथ कैसा व्यवहार किया, चाहे जंतर मंतर पे किस तरह से उन्हें घसीटा गया, हमारी मतलब किस तरह से आप देखते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ढकोसला भारतीय जनता पार्टी करती थी वो आज जनता के सामने है। और आप देखिए किसानों के साथ किस तरह से इन्होंने एमएसपी दूर, इन्होंने फसलें नहीं खरीदी, मेरी फसल मेरी ब्यौरा पोर्टल पे पोर्टल जारी कर दिया। ठीक है, लेकिन नहीं सियाग साहब, देखिए पॉइंट ये है कि जब मैनिफेस्टो आता है तो अगले 5 साल के लिए बताना होगा। आपको लग रहा है कि बीजेपी को अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था, बजाय कि आपने संकल्प पत्र या फिर मैनिफेस्टो दे दिया? आपको ये लग रहा है? जी बिल्कुल। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो ना, चाहे वो 10 साल से सत्ता में हो, लेकिन अगले 5 साल का विजन तो बताती है वो, मैनिफेस्टो के जरिए पता लगता है। विजन बताए, परंतु विजन के साथ साथ उन्होंने 9.5 साल तक, जब खट्टर साहब का शासन उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि वो जन विरोधी शासन था। माननीय मोदी जी रैली करते हैं कुरुक्षेत्र में, अमित शाह जी हरियाणा में आते हैं, तो उन्हें बिल्कुल पर्दे के पीछे कर दिया गया। जो 9.5 साल तक हरियाणा ने हर वर्ग को उन्होंने प्रताड़ित किया, क्यों नहीं उन्होंने माफी मांगी? और जो हमारा जो 7 गारंटी है वो हमारी गारंटी हम जनता को देने जा रहे हैं, क्योंकि चाहे बात शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर हो, और जो आप बेरोजगारी की जो बात है, पक्की नौकरी की बात हो, हमने हर तरह से जो वादे किए हैं वो हम मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमने इस बात में तो मोर्चा फतेह कर लिया कि हमने पहले मैनिफेस्टो दे दिया। दोनों पार्टियों में से कोई भी पहले आता तो दूसरा उसको कॉपी पेस्ट डेफिनेटली बोलता। अब कांग्रेस भी बोल रही है, बीजेपी को हो सकता है बीजेपी पहले आती तो बीजेपी भी आपको बोलती। चलिए मैं आपके पास वापस आता हूं। एक बार मैं गौरव जी एक बात रह गई थी, जो हमारा जो सामाजिक न्याय की बात है, बुढ़ापा पेंशन है, हम 6,000 रुपए देने जा रहे हैं। और वो आप देखिए, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में 2019 में कहा था कि हम महंगाई के साथ साथ बुढ़ापा पेंशन बढ़ाएंगे, परंतु उन्होंने महंगाई की रेशो में वो पेंशन नहीं बढ़ाई, और हमने 6,000 का वादा किया है और उनकी तरफ से कोई। चलिए मैं देखिए ये तो हो गया ना रिएक्शन। मैं अगली बार आपके पास जब वापस आ रहा हूं तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि आप पैसे कहां से लाएंगे। देखिए पैसों का ही सारा मामला है कि घूम फिर के बात आएगी कि पैसे कहां से आएंगे, जो आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। आपके पास मैं वापस आता हूं। 9:30 इस समय अभिता द्विजा जी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी हरियाणा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभिता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। देखिए कॉपी पेस्ट की बात हो रही है, आप भी उसके ऊपर आ सकती हैं। आप भी कहेंगी कि देखिए पंजाब में हमने ये वादे किए थे, उन्हीं को उठा के कांग्रेस ने कहा, उन्हीं को उठा के बीजेपी ने कर दिया। तो किस तरह से हरियाणा में इन वादों की जो एक झड़ी लगी हुई है, एक बौछार नजर आ रही है, उसको देख रही हैं आप? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, आपको सभी को सत श्री अकाल जी। जैसे आपने शुरुआती उसमें कहा कि ऑफर जब त्योहार होते हैं तो ऑफर दिए जाते हैं, तो आप देखिए उस ऑफर में वो जो सामान बेचने की कोशिश करते हैं, सामान के बाद वो उसकी गारंटी लेते हैं, रिप्लेसमेंट होती है, उसके बाद सर्विसेज देते हैं, और कस्टमर से बड़ी अच्छे से बातचीत की जाती है ताकि और भी उस बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए और ग्राहक हमसे जुड़े रहे। पर यहाँ तो राजनीति में बड़ा बुरा हाल है। आप देखिए कि यहाँ पर चुनाव में आते हैं 5 साल, जब उनसे पूछते हैं काम नौकरी दे दीजिए, महिला को सुरक्षित कीजिए, तो कहते हैं खट्टर जी ने बोला ही था कि सभी लोगों को सुरक्षित नहीं किया जा सकता।
और देखिए किसानों की बात आई तो 750 किसानों की शहादत हुई। तो ये हाल है इनका। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए फ्री बीज आपको सक्षम करने के लिए, आपको जनता के अच्छे भविष्य के लिए आपको ये सोचना पड़ता है। इसलिए तो कहा जाता है कि देखिए राजनीति में शिक्षित लोगों का और जो नैतिक लोग हैं उनका आना बहुत जरूरी है। नियत और शिक्षा दोनों ही जरूरी है। और यही कारण है कि आज राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सारे लोग जो इतने कम पढ़े लिखे हैं, बस परिवार से हैं या फिर अगर पढ़े लिखे हैं तो उनमें नैतिकता नहीं है। और यही कारण है कि आज हम भुगत रहे हैं। तो आप ये देखिए कि अभी जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया, उस बीजेपी के मैनिफेस्टो में अभी उन्होंने बात करी है कि हम जो ओबीसी समाज है या फिर जो एससी समाज है उसके जो बच्चे होंगे उनको हम इंजीनियरिंग या मेडिकल में छात्रवृत्ति देंगे। आप ये बताइए कि जनरल लोगों में भी कुछ लोग बच्चे गरीब होते हैं, उन बच्चों का कोई अधिकार नहीं है पढ़ने का। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है ये भेदभाव का है। ये फूट डालो राज करो ओ टाइप का घोषणा पत्र है ये। यहाँ पर पूरे हरियाणा में अगर आप देखें तो इन्होंने जो टिकट भी बांटी है उसमें साफ पता चलता है 2019 में इन्होंने 20 जो जाट भाई थे उनको टिकट दिए और इस बार मात्र 16 लोगों को वोट दी। और आप ये देखिए कि ओबीसी के अंदर भी ये जो लोग हैं उनके अंदर भी ये फूट डालते हैं। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान में नहीं करते हैं। ये अगर कोई समाज में 36 बिरादरी है तो 36 बिरादरी के बीच में फूट डालते हैं। तो इनकी जो राजनीति वो काम की राजनीति है। ठीक है, चलिए बीजेपी वाले हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे सवाल लूंगा। लेकिन अभिता जी सवाल तो फिर आपके ऊपर भी है। आपकी पार्टी भी बहुत सारे दावे गारंटीज का जिक्र करती है, आपने दिल्ली में, पंजाब में, अब हरियाणा में भी किया। तो सवाल तो आपके ऊपर भी है। देखिए आप एक गारंटी देखिए, सबसे पहले शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल लेकर के आप ये देखिए कि आज जो ये वन इलेक्शन वन नेशन की बात कर रहे हैं, हमने क्या कहा कि वन नेशन वन एजुकेशन, और ये जरूरी है क्योंकि देखिए कोई भी अप्रेंटिस प्रोग्राम मतलब कोई वोकेशनल या स्किल देने का प्रोग्राम जब हम अच्छी शिक्षा प्रणाली होगी तभी उसको किया जा सकता है, तभी आप रोजगार को बढ़ा सकते हो। तो अच्छा, दूसरा चीज, एक जब आप शिक्षा के संस्थान सरकारी कर दोगे तो उस शिक्षा के संस्थानों में, स्कूलों में जो सरकारी नौकरियां टीचर की निकलेगी, चपरासी की निकलेगी, उसके आसपास की अर्थव्यवस्था इंप्रूव होगी। तो ये जो जिस तरीके के आम आदमी जो भी अपनी गारंटी दे रहा है तो बड़ी सोच समझ के देखिए, यही लाइन तो सभी बोलते हैं ना, सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं है। अभी मैं पूछूंगा सियाग साहब से, वो भी पूरा रोड मैप बता देंगे किस तरह से 2000 महिलाओं को दिया जाएगा, 6000 पे सामाजिक सुरक्षा की पेंशन दी जाएगी, किस तरह से नौकरियां दी जाएंगी, उनके पास पूरा रोड मैप होगा। होपफुली मैं उनका रुख करूंगा। लेकिन इस बीच हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने दर्शकों से भी बातचीत कर पाएं, इस करके ਅਸੀਂ फोन लाइन भी खोली है। नंबर ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਪਵਨਦੀਪ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਭ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਜੀ ਪਵਨ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਇੰਨਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਪਿੰਡ ਕੋਲੀ ਜੀ। ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਜੀ ਸਰ, ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਪਵਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼, ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਲੱਤੋਂ ਬਣ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਂਗੇ, ਮੈਂ ਜਦ ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਲੱਤੋਂ ਬਣ ਜਾ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਛੱਤ ਪਾਣੀ ਚੋਂਦਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ, ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਕੇਸ ਜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਧਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਾਉਂਗੇ ਲਾਈਵ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਕੋਲ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ 1500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, 1500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ 100-150 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਬਸ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਵਨ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕਰਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਆਵੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਭਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। मैं अभिता जी का रुख करा, पर उस तो पहला मैं सिहाग साहब का रुख करदा। सिहाग जी देखिए, जो पहले कॉलर थे ना, वो एक चीज़ को बयां कर गए कि जिस तरह की स्थिति कई लोगों की फाइनेंशियली होती है, फिर उनके दिमाग में यही चीज़ें घूमती हैं। लेकिन ये जिम्मेवारी उनकी नहीं बल्कि सरकार की है कि बजाय उनको कि कुछ पैसे दे दिए जाएं या उनको कुछ ऐसा कर दिया जाए कि उनके पास थोड़ी बहुत इनकम शुरू हो जाए, बल्कि उनके लिए अगर बहुत प्रॉपर रोजगार हो जाए तो शायद वो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि उनको 2, 3, 4, 5 हज़ार देने की बजाय अगर ऐसा काम उनको आ जाए कि 20-25 हज़ार घर में आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। आप इसके ऊपर रिएक्ट कीजिएगा। और साथ ही मैं थोड़ा रोड मैप समझना चाह रहा हूँ। मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि लगभग 3 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है हरियाणा की, 3-3.5 करोड़, उनमें से आधी महिलाएं, अगर मैं 1.5-2 करोड़ रखूं, उनमें से आप रखिए कि जो 18 साल से ऊपर है लगभग 1 करोड़ के आसपास होंगी। अगर 2,000 हर महीने एक महिला को दिया जाए, 1 करोड़ महिलाओं को दिया जाए, तो लगभग 2,000 करोड़ रुपए हर महीने हरियाणा की सरकार को चाहिए होंगे। मतलब साल में 24,000 करोड़ चाहिए होंगे। तो ये कहां से आएगा पैसा? आपने बहुत सारे ऐलान कर दिए हैं। आपने बता दिया कि 6,000 रुपये हम देंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बहुत सारे ऐलान है। देखिए गौरव जी, सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी सोच होनी चाहिए। गरीब को, आम आदमी तक, दलित तक किस तरह से हमें पहुंचना है। जो सबसे मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, उन्हें देने के लिए हमें एक प्रयास पॉजिटिव करना चाहिए। हमने जब 2014 में जब सत्ता छोड़ी थी, उस समय हरियाणा पे कर्ज लगभग 50,000 करोड़ के करीब था, और आज हरियाणा पे कर्ज मैं बताना चाहूंगा 4.5 लाख करोड़ रुपए है। परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं किया भाजपा वालों ने हरियाणा में। और हमने 2005 में आते ही हुड्डा साहब ने 1600 करोड़ रुपए के बिजली बिल माफ किए थे, और भी अन्य वर्ग को, हर वर्ग को राहत दी, 100 गज के मुफ्त प्लाट दिए। और इस बार हम मकान बना के दे रहे हैं, 2-2 कमरे का मकान। नहीं, फिर बात तो वही होगी ना कि आप पिछली बार का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगली बार के लिए आपको बहुत सारे ऐलान करने पड़ रहे हैं। आप पिछले साल का जो पिछले आपका टेन्योर रहा कांग्रेस का, उसके बिहाफ के ऊपर तो आपने 2 इलेक्शन लड़ लिए। अब तीसरे इलेक्शन के लिए आपने बहुत ऐसा रोड मैप तैयार कर लिया कि बहुत सारे वादे कर दिए। देखिए गौरव जी, 10 साल में इन्होंने हरियाणा को इतना पीछे धकेल दिया। ये आज हमें जरूरत है। हरियाणा के लोग प्लान करके बार बार विदेशों में अपनी जमीन बेच के जा रहे हैं। इन्होंने रोजगार नहीं दिया। गरीब को क्या नाम है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। सिर्फ इन्होंने 5 किलो अनाज का एक ड्रामा किया, और वो भी नहीं दे पा रहे। और आप देखिए, बिल्कुल सही कहा दूसरे कॉलर ने, जब आप अगर आपकी देश में सरकार है तो आप 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं कर देते? हमारे खट्टर साहब राजस्थान में भी घोषणा करके आए थे कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। अभी तक तो राजस्थान में इनकी सरकार भी बन गई, इन्होंने दिया नहीं। लेकिन जो हमने वादे किए, चाहे तेलंगाना की बात हो, कर्नाटक की बात हो, हिमाचल की हो, सब जगह हमने पूरे किए हैं। और मैं ये बात से कह रहा हूँ कि हमारी गारंटी है। ठीक है आपकी बात, लेकिन दर्शक ये जानना चाहेंगे कि हिमाचल में आपने 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया या नहीं? हिमाचल में 500 का सिलेंडर हो गया कि नहीं? ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा सिहाग जी, कि अगर आप बीजेपी से पूछ रहे हैं तो मैं आपके पास वापस आता हूं। एक कॉलर भी साडे नाल ने, मैं उन्होंने रुक करांगा, पर उस तो पहला अभिता जी आपका रिएक्शन जरूरी है। देखिए, आप खुश जरूर होंगी, लेकिन 2 कॉलर्स में से एक आपके फेवर में था, एक आपके अगेंस्ट चला गया।
यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है सर। देखिए जो आलोचना है वो होनी चाहिए और जनता को करनी चाहिए, जब उसमें कोई भी पार्टी हो। अब ये थोड़ी ना बीजेपी की तरह बैठ जाओ कि आप आलोचना करेंगे तो विपक्ष की जुबान कटवाने के लिए 11 लाख रुपए देंगे हम उसको, जो विपक्ष की जुबान काट कर लेकर आएगा जनता को ईडी से, ये कोई मतलब नहीं है। और रही बात, देखिए बिल्कुल जनता, हम प्रयास पूरा करते हैं। आप एक बात और समझिए कि जो भी विपक्ष में बैठे हैं वहां पर दिक्कत क्या आ रही है कि जो सेंटर जिस चीज के लिए फंड स्टेट राज्यों को देती है वो नहीं मिल रहा है, और ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जो स्टेट राज्य है उसकी छवि जनता के बीच में खराब की जा सके। आप ये देखिए कि दिल्ली के अंदर ऑर्डिनेंस जो बिल लेकर आए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि चुनी हुई सरकारों के पास प्रशासन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो आप एक बात है, जब राज्यों को आप काम करने ही नहीं दोगे तो ऐसे कैसे? और ये भी नहीं है कि देखिए फिर यही बात तो आपके साथ हरियाणा में भी हो सकती है। देखिए आप दिल्ली में, पंजाब में जूझ रहे हैं इस पूरी प्रॉब्लम के साथ, अगर हरियाणा में सरकार आ गई फिर आप इस हरियाणा के लोगों को कहिएगा कि हमें सेंटर काम नहीं करने दे रहा, तो हरियाणा वाले सोचेंगे नहीं कि इनकी तो बनती नहीं बीजेपी के साथ, इनकी सेंटर की सरकार से बनने वाली है नहीं। देखिए बात ये नहीं है कि हमेशा सेंटर को एलिगेट करना है। यहाँ पर दिक्कत, यहाँ पर जो जिस तरीके से मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है उसको आप नहीं नकार सकते हैं। और रही बात, देखिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, प्रॉपर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन राज्य सरकारों में और सेंटर की सरकारों में चाहिए। और यही कारण है कि देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी को जब समझ आया कि हम काम, देखिए उन्होंने डर से नहीं इस्तीफा दिया, उन्होंने जब वो उस पद पर है उसको उनको काम करने नहीं दिया जा रहा, और उस चीज के लिए वो नीचे उतरकर जमीन पर, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि छोटी, देखिए एक आपको है ना एक युद्ध जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती है। तो यही थोड़ा कांग्रेस को लेकर सॉफ्ट हैं, बीजेपी को लेकर हमलावर हैं। कांग्रेस से आपकी बात तो फाइनल हुई नहीं अब, लेकिन कांग्रेस को लेकर सॉफ्ट है, आपको उनके मैनिफेस्टो में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती? नहीं, मैंने उनके मैनिफेस्टो के लिए, हम कल भी जब उनके मैनिफेस्टो पर बात हुई तो मैंने ये बोला भी था कि जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मैनिफेस्टो को जो बनाने वाली थी वो गीता बुक्कल जी थी, जो कि एक शिक्षा मंत्री भी रही, और वो शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद भी 7 गारंटी के अंदर कहीं पर भी शिक्षा के बारे में बात नहीं की गई। तो ये दुर्भाग्य है कि जब आप अगर आपका एक मैनिफेस्टो था लोकसभा में कि हम रोजगार को अप्रेंटिस मॉडल के थ्रू बढ़ाएंगे, पर वो अप्रेंटिस मॉडल लगेगा ही नहीं जब आप शिक्षा की बात नहीं करोगे। और आज इतना बुरा हाल है हरियाणा में कि सारी शिक्षा सरकारी संस्थान बंद है। तो आपने देखिए, ये भी तो, यही तो हम बात कर रहे हैं, जो मॉडल होना चाहिए, जो विचार होना चाहिए। और एक और चीज इसमें कि आज छोटी राजनीति नहीं, बहुत लंबे समय तक की राजनीति चाहिए, और हमें अपने, और राजनीति कोई करियर बनाने का खेल नहीं है। आप आते हो कि हमें मुख्यमंत्री बनाइए, विधायक बनाइए, ये नहीं है करियर। आपको मुद्दों के लिए काम करना पड़ेगा, आपको जनता के लिए काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज पूरे भारत की राजनीति जिस तरीके से नैतिकता से, मतलब नैतिकता नहीं है, उसी से जो आज मोरल डिग्रेडेशन हुआ, उसी से हम सब परेशान। चलिए मैं आपके पास वापस आता हूं। देखिए लोग मैं बार बार यही कह रहा हूं कि लोग क्या चाह रहे हैं। लोग चाहते हैं कि आपको पॉलिटिकल पार्टीज को क्या वाकई लगता है कि लोगों को चाहिए हर महीने उनको 2000 रुपए या 5000 रुपए घर में कोई दे जाए? जी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको रोजगार दीजिए। वो चाहते हैं कि वो काम पर जाएं सुबह, उनको एक ऐसी तनख्वाह मिले जिससे वो अपने घर का बहुत अच्छे से पालन पोषण कर पाए। मैं आपके पास वापस आता हूं, एक कॉलर हमारे साथ हैं लुधियाना तो, गुरमीत जी। गुरमीत जी बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ? ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ कि ਹੁਣ तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं वापस होना है। सियाग साहब, जो मैं जिक्र कर रहा हूं कि लोग रोजगार चाहते हैं, लोग फ्री बीज नहीं चाहते होंगे ना, उनको चाहिए कि रोजगार, उनको इस तरीके से सोसाइटी में रहना चाहते हैं कि ठीक है बाकी लोग काम कर रहे हैं हम भी करें। लेकिन क्या वाकई यही फॉर्मूला बच गया कि फ्री बीज का ऐलान करो, वोट हासिल करो, सत्ता में पहुंच जाओ? देखिए गौरव जी, ऐसी बात नहीं है। जहां तक देखिए शिक्षा की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अब बहुत सारे हजारों स्कूल बंद कर दिए, अध्यापक की भर्ती नहीं की, इतने पद खाली पड़े अध्यापकों के। यूनिवर्सिटी में तो 8000 पदों में से आधे पद खाली हैं। जब तक आप शिक्षा के लिए आप प्रोफेसर, अध्यापक नियुक्त नहीं करोगे, किस तरह से नौजवान को रोजगार मिलेगा? जब तक वो शिक्षित नहीं होगा
तो उनकी सोच ही भारतीय जनता पार्टी की, मैं समझता हूं जो पिछले 10 साल का इनका शासन रहा है उससे हरियाणा की जनता पूरी तरह से प्रताड़ित है। और हम हरियाणा में जनता बदलाव का मन बना चुकी है और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो मैं समझता हूं जो आपका सवाल है, हम एक बार जनता को हम सक्षम बनाएं, किसी तरह उन्हें जो नशे की तरफ जा रहा है पंजाब से, अब जो हरियाणा की तरफ जो ये भारतीय जनता पार्टी है वो नशे की तरफ हरियाणा में वो जो इनके जो सौदागर बैठे हैं वो नशे एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसको रोक पाना हमारे लिए। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की कोई भी ऐसी नीति नहीं रही। और अब ये खट्टर साहब का मैं आपको बताता हूँ गौरव जी, चेहरा छुपा रहे हैं। 9.5 साल जो इनका मुख्यमंत्री रहा वो ना तो आज मोदी जी की रैली में मंच साझा कर रहे हैं, स्टेज पे है, ना अमित शाह जी की रैली में उन्हें आने दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी संकल्प पत्र में तो थे, अगर मैं गलत नहीं तो संकल्प पत्र में तो दिख रहे थे वो नहीं, वहां नहीं थे जी, संकल्प पत्र में भी नहीं थे। और मैं कहता हूँ मोदी जी की जो रैली थी कुरुक्षेत्र में उससे भी उन्हें दूर रखा गया, ठीक है, अमित शाह जी की रैलियों से भी। चलिए थोड़ा सा समय दीजिए, हमारे साथ जवाहर यादव जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के वरिष्ठ नेता हैं। यादव साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। देखिए मैनिफेस्टो पर हम चर्चा कर रहे हैं, फ्री बीज की बात हो रही है, लेकिन इस सब के बीच आपके विरोधी ये सवाल उठा रहे हैं कि आप तो 10 साल से सत्ता में हैं, आप 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिए, आप ये जो अलग अलग वादे कर रहे हैं 2100 रुपये 500 का सिलेंडर, ऐसे कि ये तो अगर आप सत्ता में हैं तो अभी तक क्यों नहीं कर दिए? अपने संकल्प पत्र का थोड़ा सा बताइए कि किस दिशा में आप इसको लेकर जा रहे हैं। ये कौन सज्जन है जो अभी आपसे पहले मुझसे पहले बोले थे, नाम बताएंगे? जी सिहाग साहब हैं। तो हाँ जी, योगेश सिहाग जी हैं, ये हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं। हरियाणा कांग्रेस के नेता है योगेश जी। अब मैं तुलना कर लेता हूँ, 10 साल का हिसाब ले लीजिए। हमारे सरकार में 1,43,000 सरकारी नौकरी लगी। मैंने जवाब दिया रोजगार का, योगेश जी बताए इनके 10 साल में कितनी नौकरियां लगी। हमने 11,000 करोड़ रुपए से ऊपर फसल मुआवजा दिया किसानों को। इन दो का उत्तर दे दीजिए, मैं एक एक कर लेता। आज हरियाणा की जनता देख लेती कि मैं जवाब दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ। इन दो का उत्तर दे देंगे, फिर मैं आगे। चलिए मैं इसमें एक छोटा सा ऐड करता हूं। उन्होंने जिक्र कर दिया कि आपने 4.5 लाख रुपए 4.5 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया है हरियाणा के ऊपर। अरे सर, इस पे आऊंगा ना, अभी तो जनता को जवाब देना है ना। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का था, उस पर मैं आगे, और किसान का था। दोनों संवेदनशील मुद्दे मैंने उठाए ना। चलिए ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। ये बढ़िया है, ये बढ़िया पॉइंट है आपका कि साथ साथ मैं जवाब लेने की कोशिश करूंगा। आप मेरे भी सवालों का जवाब देते रहिएगा, एंकर का भी यही काम होता है। चलिए योगेश जी। देखिए गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के साथ, मैं समझता हूं जो 2 साल में किसानों को एमएसपी को लेकर किन्होंने इनसे 3 काले कानून किसने मांगे थे? ये हरियाणा का किसान जवाब कि अग्निवीर योजना किसने मांगी? एक एक करके पॉइंट। गौरव जी 2 चीजों का उत्तर चाहिए। हमारे समय में 1,43,000 सरकारी नौकरी लगी। रोजगार कर रहे थे मेरे मित्र। हुड्डा साहब के शासनकाल में कितनी सरकारी नौकरी लगी? हमने जो मुआवजा दिया किसानों को 11,000 करोड़ से ऊपर, इन्होंने कितना दिया वो बताएं। उसके मैं फिर मैं एमएसपी पर आऊंगा। हम पहले 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते थे, अब हमने 24 के लिए कहा है। इनके समय में कितनी फसलें एमएसपी पर? ठीक है, चलिए पॉइंट बात करें ना। अगर हरियाणा टू द पॉइंट बात करते हैं, कोई बात नहीं। जवाहर जी आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। योगेश जी चलिए रोजगार के ऊपर आइए। आप कह रहे हैं कि योगेश जी, मैं जवाहर जी की बात का जवाब देता हूं। जो ये 1,40,000 जो नौकरियां गिनवा रहे हैं ना जी, उसमें इन्होंने एक कौशल विकास योजना लेके आए, उसमें इन्होंने आरक्षण को समाप्त कर दिया। एससी और ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दिया। बातें करते हैं फिर आप देखिए, आप अपने समय में जवाब देना। नहीं, एक एक करके देखिए। थोड़ा सा जवाहर जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा एक बार उनको बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। अरे गौरव जी सुनो, नहीं आप देखिए कंप्लीट करने दीजिए ना उनको भी एक बार। जवाहर जी अब दीजिए 30-40 सेकंड उनको एक बार बात कंप्लीट करने दीजिए। बस एक सेकंड फिर ले लिए। हरियाणा की जनता देख लीजिए, कांग्रेसी का मैंने कहा 1,43,000 स्थायी रोजगार बताया है। ठीक है, जो कौशल रोजगार है वो 1,20,000 अलग फिगर है। उसमें आपने आरक्षण का काम कांग्रेस दिया। हाँ, इसलिए अब बोलिए क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए योगेश जी कंप्लीट करिए। टू द पॉइंट हम रहेंगे ताकि लोगों तक बात पहुंच पाए।
योगेश जी देखिए, फिर ये बार बार बात कहते हैं कि हमने पर्ची खर्ची खत्म कर दी। इनके राज में तो पर्ची खर्ची नहीं, गौरव जी, अटैची की अटैची पकड़ी गई है। और जो इनके भारत ठीक है, अरे मैं पूछता हूं सवाल, एक सेकंड रुकिए जवाहर जी, एक सेकंड रुकिए। योगेश जी, आपके मैनिफेस्टो में जिक्र है कि 2 लाख जो खाली पद हैं उनको भरा जाएगा। क्या हरियाणा में सरकारी 2 लाख पद खाली हैं? आप ये दावा कर रहे हैं? बिल्कुल, और इन्होंने भरे नहीं वो पद। एक सेकंड आप ये दावा कर रहे हैं कि ये 2 लाख पद पिछले 10 साल में खाली हो गए? कब खाली हुए? तो फिर लंबा टाइम होगा ना, आपके टाइम में भी होंगे। देखिए, रिटायरमेंट कर्मचारी अधिकारी होते रहे, परंतु इन लोगों की सोच जो HKRN जो योजना थी, ठीक है, ये गुजरात से लेकर आए। गुजराती लोगों को इन्होंने रोजगार दिया। SDO आपने जवाहर यादव जी जवाब दे, 78 कितने SDO भर्ती किए? क्या हरियाणा में नौजवान पढ़ा लिखा नहीं है? क्या हरियाणा के नौजवान को? ठीक है, चलिए जवाब लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं। मैं वही कह रहा हूं कि अगर हम इस तरह से बात करेंगे तो लोगों तक, हरियाणा में भी बहुत बड़ी संख्या में न्यूज़ 18 पंजाब को लोग देखते हैं, इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हम उस पॉइंट के ऊपर हैं। जवाहर जी, क्या 2 लाख सरकारी पद खाली हैं हरियाणा में? अगर आप दावा कर रहे हैं कि 1,43,000 आपने स्थायी नौकरियां दे दी, तो फिर ये कांग्रेस कहां से लेके आ रही है फिगर जो कह रही है कि 2 लाख खाली पद है, हम भरेंगे? सुनिए, इन्होंने मेरे 3% का किसी का भी उत्तर नहीं दिया। मैंने ये पूछा था कि भाई 1,43,000 हमने सरकारी नौकरी दी, स्थायी रोजगार की बात कर रहा हूं मैं, ना HKRN की बात कर रहा, ना किसी अन्य उसकी बात कर रहा हूँ, स्थायी रोजगार की बात कर रहा हूँ। अब ये आज तक इन्होंने फिगर नहीं दी कितनी लगी। मैंने फिर ये बताया कि इतना मुआवजा हमारी सरकार में दी गई, ये बताया कितना मुआवजा, उस पर किसानों पर बात नहीं करे। फिर मैंने ये बताया कि 14 फसलें हमारे सरकार MSP पर खरीद रही थी और अब हमने 24 के लिए क्या, इनके पहले मुद्दों पर इनका जवाब तो ले लूं मैं तो हर पर्सन का उत्तर दूंगा। पर जो ये बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और साथ में इन्होंने एक और ये कहा जी कि इनकी सहयोगी पार्टी आम आदमी पार्टी इनकी सहयोगी पार्टी है, इनके गठबंधन में शामिल है। एक मिनट सुनिए भाई, सुनिए, अरे सुनो भाई, सुनो, अरे बात मत भागो योगेश लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए, एक एक करके सर, एक एक। योगेश जी देखिए, धन्यवाद दूंगा मैं आपका कि आपने अपने सहयोगी को ये तो बता दिया कि पंजाब में आपकी सहयोगी पार्टी नशा फैला रही है और वो उसको रोक नहीं पा रही। इसके लिए धन्यवाद कि आपने अपने सहयोगी को चेहरा क्या नाम है सबके सामने लोगों को दिखा दिया। अब अरे भाई सुनो भाई, सुनो, मेरे इन 3 प्रश्नों का पहले उत्तर दीजिए, डिबेट को तब बात में बताएंगे। मैंने 3 की फिगर रखी है। आप जवाहर जी, आप बता दीजिए ना, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि आपने 11,000 करोड़ का मुआवजा किसानों को दिया जो उनकी फसल खराब हुई थी। आपको लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने इतना पैसा नहीं दिया किसानों को? मैं बताऊं, मैं फिगर देता हूं ना, बताइए आप। 1,143 करोड़ जी हुड्डा साहब के समय में 1,143 करोड़ रुपए दिया गया। और मैं जो उत्तर दूंगा वो होगा जो विधानसभा में उत्तर दिया गया। कांग्रेस की फिगर में मेरे पास तो है ही ना, जब ये बोलते मैं इनको एक्सपोर्ट करता। और इसमें भी ये अपने समय में 800 दिया है, जो 1,143 का, बाकी बचा हुआ 800 से ऊपर का वो भी इन्होंने दिया नहीं था 1.5 साल से, वो भी आकर इन्हीं मनोहर लाल जी ने दिया था। ये भी आपको फिगर बताता हूं, और मेरा एक रिकॉर्ड विधानसभा की कार्रवाई में चेक कर लेंगे। नहीं, आप ये भी बता दीजिए, आप क्या दावा कर रहे हैं कि आप 14 फसलों पर MSP दे रहे हैं, उससे पहले नहीं थी? भाई साहब, मैंने तो वो डिबेट देखी जिसमें हुड्डा साहब इधर उधर बगले झांक रहे थे। केवल 2 फसलें इनके समय में खरीदी जाती थी जिनका पैसा केंद्र से आता था, गेहूं और चावल। पूरे देश में इसका पैसा केंद्र सरकार देती है। बाकी फसलें, क्योंकि ये स्टेट का विषय है, तो हमने चाहे बाजरा खरीदना शुरू किया, चाहे कपास खरीदना शुरू किया, चाहे सोयाबीन खरीदना, और पहले मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी थे जिन्होंने भावांतर भरपाई योजना चलाई। भावांतर भरपाई योजना वो ठीक है, चलिए योगेश जी, अब आपकी बारी। ठीक है, अरे रुकिए, मैं बता रहा हूँ ना, मुझसे पूछा गया, बता रहा हूँ। जी भावांतर भरपाई योजना का मतलब यह है कि जो सब्जियां, जो फल, अगर मान लीजिए किसी की आलू की 5 रुपए किलो लागत आती है उसको पैदा करने में, और उसकी फसल खराब हो जाती है, तो इनके समय में उसका कोई नहीं था। मुख्यमंत्री ने उसको नाम दिया भावांतर भरपाई योजना, कि जिसके कारण कि कम से कम उसको फायदा हो ना हो, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। और स्टेटमेंट में बताता हूं, कुमारी सैलजा की, उन्होंने एक बार डिमांड की, उनकी स्टेटमेंट है, पब्लिक डोमेन की स्टेटमेंट है, आप नेट पे चेक करेंगे मिल जाएंगे। जब उन्होंने कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, किसानों को यहाँ ये नुकसान हुआ, भावांतर भरपाई योजना आपकी चलाई हुई है, इनका भुगतान कराइए प्लीज जल्दी से जल्दी।
ये मैं कुमारी शैलजा को कोट कर रहा हूं। ठीक है योगेश जी, अब थोड़ा सा उनको रखने दीजिए बात। योगेश जी 1050 के आसपास फिगर बता रहे हैं, 1050 करोड़ के आसपास की आपके टाइम 1043। योगेश जी गौरव जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। ये जो बात कह रहे हैं, ये जो मुआवजा दिया है, ये फसल बीमा की जो योजना है उसके तहत इन्होंने उस मुआवजे में से हमारा टैक्स के 6,000 रुपए हरियाणा गवर्नमेंट ने दिए, कॉटन के 1,800 रुपए फार्मर ने दिए हैं, 7,800 रुपए पर एकड़ फार्मर्स ने पैसे दिए। और अभी तक भी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे किसानों का धरना जारी है। और क्योंकि उसमें इतना बड़ा घोटाला इन्होंने किया है, प्राइवेट कंपनियों को वो हर समय दिया, क्यों नहीं इन्होंने सरकारी कंपनियों को वो फसल बीमा योजना के लिए आपने कभी भी सरकारी कंपनी क्यों नहीं चुनी? क्योंकि ये इतना बड़ा कमीशन इस सरकार ने इसमें फसल बीमा में घोटाला किया है। और दूसरी बात पे मैं आऊंगा, आप 1,40,000 की भर्ती का आप मुझे रिकॉर्ड दे दीजिए, मैं दावे से कहता हूं अगर इन्होंने पक्की भर्ती की हो, और गुजरातियों का भी आप रिकॉर्ड दे दीजिए। आपने किस तरह से जो 15 साल की डोमिसाइल की सीमा थी, आपने उसको 5 साल कर दिया। आपको इतना प्रेम क्यों आता है हरियाणा के बाहर के नौजवानों पर? आपको स्पष्ट। और जो HCS का घोटाला देखिए, डिसेबल पर्सन है, जो ब्लाइंड है, और उसका जो लाइसेंस आया हुआ है और वो गाड़ी चला रहे हैं, और उसको इन्होंने HCS भर्ती कर दिया। अटैची की अटैची सरकार में चलती है। एक इनका भाजपा समर्थित विधायक था, सुनिए गौरव जी, उसने 50 लाख रुपए दिए सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए, और ये लोग पर्ची खर्ची की बात करते हैं। तो करप्शन के आरोप लगा रहे हैं, आप करप्शन के आरोप लगा। ठीक है, चलिए हम अपने चर्चा के आखिरी पड़ाव में है। ठीक है, बड़ा फर्जी घोटाला ये लोग करते हैं। मैंने खुद आप इसी मुद्दे को लेकर, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है हरियाणा में, उसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। चलिए जवाहर जी थोड़ा ठीक, मैं उत्तर ठीक है, चलिए आंसर लीजिए, जवाब लीजिए सर, जवाब लीजिए, पीछे समय कम है। मैं अभिता जी आपके पास भी आ रहा हूँ। पीछे कर दिया। ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा छोटा रखिएगा। इनको तो चिल्लाना है। चलिए रिक्वेस्ट है योगेश जी, रिक्वेस्ट है, मैं लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए सर। ऐसा मेरा हरियाणा के लोगों को कहना है, HPSC और SSC की वेबसाइट पे चले जाए, एक एक भर्ती का ऑनलाइन रिकॉर्ड है, कब विज्ञापन निकला, कब लिखित परीक्षा हुई और कब उसका परिणाम जारी हुआ। तो कोई भी हरियाणा का व्यक्ति तय कर लेता है, इनको तो झूठ बोलना ही है। अब मेरे बात कर लेते हैं, कितना झूठ बोलते हैं मेरे मित्र कि जी किसानों। अब मैं बताता हूँ, हुड्डा साहब की जो फसल बीमा योजना हुड्डा साहब ने शुरू की थी पहली बार हरियाणा में, और उसका आंकड़ा दे देता हूँ। 2005 से 14 तक किसानों से हुड्डा साहब की सरकार ने प्रीमियम लिया गया था 245 करोड़ रुपए, और मुआवजा दिया गया था 164 करोड़ 30 लाख रुपए। यानी कि हुड्डा साहब की जो थी, जो इन्होंने शुरू की थी 9 ब्लॉक में फसल बीमा योजना, वो हुड्डा साहब ने शुरू की, ना कि हमने शुरू की। और इसके बाद इन्होंने किसानों से 245 करोड़ रुपए प्रीमियम ले लिया और मुआवजा मिला 164 करोड़ 30 लाख रुपए। आप कुछ भी टीवी डिबेट पे बैठ के बोल देंगे। अब मैं अपने पे आ जाता हूं, जो ये हमें बता रहे हैं कि किसका दिया। प्रधानमंत्री किसान योजना में 70 किस्तों का किसानों को मिला 5,693 करोड़ रुपए। यानी कि ये वो पैसा था जो ना किसानों ने मांगा था, प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से भेजा था। अब मैं कर लेता हूं फसल बीमा योजना की बात। फसल बीमा योजना में हरियाणा के किसानों से मनोहर और नायब सैनी की सरकार में 1,943 करोड़ रुपए प्रीमियम लिया गया, और किसानों को दिया गया 7,648 करोड़ 33 लाख रुपए। और इसके अलावा खराबे का फसल जिसका कोई भी मुआवजा नहीं था, जिसका बीमा नहीं था, उसका 4,238 करोड़ 12 लाख रुपए। ठीक है, टीवी डिबेट पे बैठ के कुछ भी बोल देंगे। ठीक है, मेरे पास समय कम है, थोड़ा सा योगेश जी इंतजार कीजिए, बोल देंगे टीवी डिबेट पे। जवाहर जी, योगेश जी थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। देखिए अभिता जी हमारे साथ हैं, उनका एक छोटा सा रिएक्शन चाहिए और उसके बाद हम वाइंड अप वाली तरफ बढ़ेंगे। एक एक रिएक्शन मैं आपका लूंगा। अभिता जी, एक तो आपका फाइनल रिएक्शन, और साथ ही देखिए बीजेपी को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अभी भी एक है हरियाणा में। देखिए हम जिस तरीके से भाई बैठ के यहाँ पे बोले थे इतनी नौकरियां दे दी आपने, बेरोजगारी का जो दर है
वो सबसे ज्यादा अधिकतम अगर किसी कार्यकाल में हुआ वो बीजेपी में हुआ, और हरियाणा नंबर 1 आया, तो उसका भी हिसाब दे देंगे तो अच्छा होगा। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने 24 फसलों के बारे में एमएसपी के ऊपर बात की। नारियल के पेड़ पे एमएसपी देने वाले हैं बीजेपी की पार्टी, मुझे थोड़ा बताएं कि आप कुछ भी अनागरल बातें कर रहे हो, स्कीम दे रहे हो बिना सोचे समझे। आप पहले पढ़िए तो सही। आकर के जो रटा रटाया आपके पास आ गया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, वो यहाँ आकर आपने उसकी उल्टी कर दी। ठीक है, तो उससे नहीं होता है, उससे फैक्ट से नहीं होता है। आप बहुत सारी चीजों से आई है। अगर आना है डिबेट पे तो वो भी बताएंगे कि कितनी आपने नौकरियों को, नीट के पेपर देखिए जहां, और आप 1,43,000 के आंकड़े के ऊपर सवाल उठा रही हैं अबिता जी। आपको लगता है 1,43,000 नौकरियां नहीं मिली? कितनी बेरोजगारी बढ़ी भी है, कितनी बेरोजगारी बढ़ी है। अग्निवीर से हर साल सेना में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या गिरी, और इन्होंने आकर के ये कहा कि जो और पुलिसकर्मी भर्तियां होंगी उसमें नौकरी दी जाएगी, और अब ये वादा करें। अरे पुलिस कर्मियों की भर्ती हर साल थोड़ी ना निकलती, आर्मी की जो भर्ती है वो हर साल निकलती थी, वो नौकरी ये खा गए, उन नौकरियों का हिसाब कौन देगा हर साल के? ठीक है, चलिए मैं जवाब लूंगा पहले योगेश जी, मैं इकट्ठा जी। हरियाणा को नंबर 1 बनाया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा जवाहर जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, एक बार योगेश जी आंसर कर दें, आप इकट्ठे जवाब दीजिएगा। योगेश जी। ठीक है, देखिए मेरा तो एक ही सवाल है जवाहर यादव जी से। 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, इन्होंने इतने बड़े बड़े आंकड़े और दावे गिनवाए, तो ये एक ही जवाब दे दीजिए कि 9.5 साल मुख्यमंत्री खट्टर साहब रहे जी, अब तकरीबन 6 महीने नायब सैनी जी हैं, तो ये दोनों मुख्यमंत्री में से बेस्ट किसको मानते हैं? अब ये ही जवाब ले लीजिए इनसे। चलिए ठीक है, मैं फाइनल आंसर लेता हूँ जवाहर जी। क्योंकि अगर वो बेस्ट थे, उत्तर दे रहा हूँ। अरे भाई आप ठीक है, चलिए जवाब देने दीजिए, पीछे समय कम है, हम वाइंड अप करेंगे चर्चा को यहीं पे। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा योगेश जी, बहुत खुलकर आपने बात रखी है। जवाहर जी। ऐसा है, मुझे नहीं जानता, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को पहली बार डिबेट में बैठा हूँ, और जवाहर यादव की ये भाषा नहीं होती कि वो व्हाट्सएप के यूनिवर्सिटी से आए और यहाँ आके उल्टी कर दे। इनकी जानकारी में देता हूँ, जितनी भी फसलें थी, ये नारियल के शब्द को लेकर बैठ गई, हमने कहा जितनी भी ऐसी फसलें हैं सबको एमएसपी पर खरीदेंगे। आपके अनुसार नारियल नहीं होता, परंतु 23 फसलें तो होती होंगी ना, आपने वो पॉजिटिव नहीं देखा। हमने जितनी भी फसलें हैं सबको एमएसपी पर कह दिया कि इसको खरीदेंगे, तो आपको बधाई देनी चाहिए। और आपने इसका जवाब नहीं दिया। आपका सहयोगी कह रहा है कि पंजाब बर्बाद कर दिया आपने नशे पे, उस पर जवाब नहीं देंगे। और इसने फिर उन्होंने उठाया कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1। सर ये किसने कह दिया बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1? जो सोनिया गांधी का एडवाइजर व्यक्ति रहा, जो कांग्रेस का 2014 में जो चुनाव लड़ा गया लोकसभा में, उसकी घोषणा पत्र की कमेटी का सदस्य है, वो व्यक्ति अपनी एक फर्जी कंपनी चलाता है, उसके अनुसार वो नंबर 1 कह देता है, तो उसको माना जाएगा क्या? सरकारी आंकड़े हैं क्या वो जिसको आप कोट कर रहे हैं? नहीं, जिसको, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ जो विधानसभा में उत्तर दिए गए इसलिए माने जाएंगे। मैं मेरा एक पर्सन का उत्तर, मैं माफी के साथ चाहूंगा, मैं आपको नहीं जानता, पर इस तरह की डिबेट में नहीं करता जो तथ्यों पे ना। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, और आपको सोचना चाहिए। आपके सहयोगी व्यक्ति ने कहा कि पंजाब नशे के चलते आप बर्बाद कर रहे हो, मेरी मत मानो, मैं तो आपका विपक्ष का व्यक्ति हूँ, परंतु आपका सहयोगी आपको समझा रहा है। सहयोगी अभी तो नहीं है जवाहर जी, अब तो नहीं है, अब तो अलग-अलग लड़ रहे हैं हरियाणा में चुनाव। नहीं, अरे देश में एक है जी, अरे हरियाणा में नहीं लड़ रहे, देश में तो एक है। चलिए लोकसभा में आपको लग रहा है कि एक थे, अब भी एक है। तो है ये।